यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जीव विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निभाग पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निभाग कहाँ पाया जाता है? तो देखिए निभाग बीजांड में पाया जाता है। जैसे ये बीजांड है तो निभाग यहाँ होता है, ये है निभाग। ये हाइलम वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, जहाँ बीजांड काय और बीजांड वृंत आपस में जुड़े होते हैं, तो ये हाइलम कहलाता है या नाभिका कहलाता है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा, निभाग बीजांड में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कीट, शाकनाश, लवण प्रतिरोधी, सूखे के प्रति। तो जो बीटी कपास है, बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस ये जीवाणु है। और ये जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। और इस जीवाणु के स्पोरों में, स्पोर जो होते हैं उनमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। अब ये कहा गया कि बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो कीटों के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कीटों को मारती है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या पुरुष से संबंधित है? पुरुष से क्या संबंधित है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी। देखिए जो वैसेक्टोमी है, वैसेक्टोमी पुरुष से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वैसेक्टोमी में पुरुष की नसबंदी की जाती है, नसबंदी की जाती है। जैसे ये पुरुष के जननांग थे, इधर वृषण हो गए, वृषण में शुक्राणु बनते हैं और शुक्रवाहिनी के माध्यम से पहुंचते हैं, तो शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है या नसबंदी कहा जाता है। तो पुरुष से संबंधित है वैसेक्टोमी, और जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्त्रियों से संबंधित है। जैसे ये स्त्रियों का गर्भाशय है और यहाँ से अंडाशय है, फैलोपियन नलिका, अंडाशय, फैलोपियन नलिका ये जुड़े होते हैं। तो इसमें स्त्रियों की जो फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी होती है, काट कर बांध दिया जाता है, उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है या नलबंदी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। निषेचन ना हो और फल का विकास हो जाए उसे क्या कहा जाता है? एगोइमोस्पर्मी, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, हेट्रोस्टाइली। बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें आंसर सही होगा अनिषेक फलन। जब निषेचन ना हो और फल बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मेंडल कौन थे? इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? तो आपको बता दें कि मेंडल जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी थे। ऑस्ट्रिया देश के जो ब्रून शहर है, उस ब्रून शहर में एक गिरजाघर था, वहां पर मेंडल पादरी के रूप में काम करते थे, पादरी थे। और फिर कहा गया है कि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? तो चूंकि मटर का जो पौधा होता है, मटर का पौधा 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है, 3 से 4 महीने में ही तैयार हो जाता है। एक तो ये बात थी, यानी जल्दी तैयार हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रयोग कर पाएंगे। और ये द्विलिंगी था, जो इसके पुष्प थे वे द्विलिंगी पुष्प होते थे, इसलिए इनमें स्वपरागण भी संभव था। इसलिए मटर के पौधे को इन्होंने चुना। अगर मेंडल पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, सारे नियम समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। सारा जितना भी सिलेबस है इंटरमीडिएट का सारा अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है, सहोपकारिता किसे कहते हैं? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए सहोपकारिता समिष्टि से लिया गया है। अब सहोपकारिता क्या है? फॉर एग्जाम्पल 2 सहभागी हैं, ये दोनों सहभागी एक दूसरे को समान रूप से लाभ दे रहे हैं, समान रूप से लाभ देते हैं, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो। हर एक काम में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें,
लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जो जड़ें होती हैं ये सहोपकारिता का एक मुख्य उदाहरण है। फिर अगला है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है। देखिए, जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अणु को काटता है। किस अणु को? तो डीएनए अणु को। डीएनए अणु को कट करता है या डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। अब चूंकि डीएनए मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है या आणविक कैंची कहा जाता है, या इसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। अगर आप लोग इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए परागण क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पुष्प का, तो देखिए परागण क्या है, जैसे ये दो पौधे लगे हुए हैं तो एक पुष्प के पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहते हैं। फिर कहा गया ये कितने प्रकार का होता है, तो परागण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प पर गए तो स्वपरागण हो गया, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और दूसरा क्या होगा, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो 2 प्रकार का हो जाएगा। परागण पर फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से इसको और अच्छी जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम बताना है। तो एक तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हो जाएगा। देखिए अभी यहां पर आया भी था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या आणविक कैंची, एक तो ये एंजाइम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा डीएनए लाइगेज जो जोड़ने का कार्य करता है। तो ये 2 एंजाइम हो जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पेचिस नामक बीमारी किससे होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। पेचिस नामक जो बीमारी है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवा से होती है। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये प्रोटोजोवा संघ का जंतु होता है और इसी के कारण पेचिस नामक बीमारी हो जाती है। और इसका नियंत्रण कैसे होगा, तो आपको बता दें कि गंदगी ना हो, गंदगी को दूर करके जल शुद्ध पिएं यानी शुद्ध जल का सेवन करें, सफाई रखें और खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें जिससे ये बीमारी नहीं होगी। फिर अगला है परभक्षण पर टिप्पणी लिखिए। परभक्षण क्या होता है, जब एक जीव दूसरे जीव का शिकार करके खाता है। जैसे मेढक है, मेढक ने कीड़े को खाया, कीड़े को खा लिया, तो जो मेढक है ये शिकारी हुआ और जो कीड़ा है ये शिकार हुआ। जब एक जीव दूसरे जीव का शिकार करके खाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, परभक्षण कहा जाता है। जैसे मेढक ने कीड़े को खाया, या फिर ऐसे कह सकते हैं हरी घास है, हरी घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खा जाता है, तो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, इसलिए क्या हुआ, परभक्षण हो गया। फिर अगला है एक परिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। परिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए इस हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने परिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना बताया हुआ है। इस तरह से बना देंगे और इसकी सभी कोशिकाएं बना देंगे। इसमें परागपुट है, जितनी लघु बीजाणु धानियां हैं इसके अंदर लघु बीजाणु यानी कि परागकण भर देंगे और ये बन जाएगा। तो चित्र के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में ला रहा है। तो देखिए क्राई प्रोटीन्स अभी मैंने आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में था बीटी कपास वाला, इसमें बताया था कि जो एक बैसिलस थुरिनजिएसिस जीवाणु है, बैसिलस थुरिनजिएसिस
जिएसिस जीवाणु जो है, ये जीवाणु मृदा में पाया जाता है और इसके एक जीन समूह होता है, उस जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है और इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं वो जीवाणु के स्पोरों में भरे रहते हैं, स्पोरों में, और इसी प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी है, तो इसे क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन्स कहते हैं। उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है, तो जीव का नाम बैसिलस थुरिनजिएसिस जीवाणु हो जाएगा। और मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग कर रहा है? तो मनुष्य ने इस जीन को निकालकर, जो ये प्रोटीन पैदा करता है, इस जीन को निकाल करके दूसरे जीवों में यानी कि दूसरे पौधों में डाला, जिससे वह पौधे कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो गए। अब उन फसलों में कीट नहीं लगते हैं। तो इस तरह से वो उपयोग कर रहा है, लाभ ले रहा है। फिर अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहां देख सकते हैं, जैसे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के वेल हैं, इसमें द्रव को भर दिया गया है और यहाँ पर करंट प्रवाहित किया गया है। तो जो डीएनए के अणु हैं, बड़े वाले पहले ही रुक जाते हैं और छोटे वाले अणु दूर तक पहुंच जाते हैं। तो डीएनए के छोटे बड़े खंडों को ये अलग अलग कर देता है, इसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यदि आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है मरुद्भिद किस प्रकार स्वस्थ परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधे कहा गया है कि किस प्रकार से स्वस्थ परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। तो पहली बात तो मरुद्भिद हैं, इसलिए वहां पानी की कमी होगी, तो क्या होगा? इनकी जड़ें विकसित हो जाएंगी, जड़ें विकसित होंगी, मूल रोम अधिक होंगे, जड़ें विकसित होंगी ताकि पानी ढूंढ सके, खोज सके, मूल रोम भी अधिक विकसित होंगे ताकि पानी को अधिक खींच सके। और जो इनकी त्वचा होगी, त्वचा पर क्यूटिकल की परत पाई जाएगी, और इनकी जो पत्तियां होंगी, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। तो इसी तरह से बहुत सारे अनुकूलन हो जाते हैं। यदि आप लोग मरुद्भिद में अनुकूलन देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जो डाउन सिंड्रोम है ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल विकार है, और 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में होता है। 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न हो जाता है। ट्राइसोमी यानी 21वीं जोड़ी में होंगे 2 गुणसूत्र, तो वहां पर ट्राइसोमी हो जाता है, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसे ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और डाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैंगडन डाउन ने इनको खोजा था। लैंगडन डाउन वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा और अपने नाम से इसका नाम रख दिया। कब खोजा था? 1866 में वैज्ञानिक लैंगडन डाउन ने इसको खोजा था। और इसमें होता क्या है? तो इसमें जो व्यक्ति का चेहरा होता है, बच्चों का जो चेहरा होता है, वो मंगोलों के समान हो जाता है, मंगोलों जैसा हो जाता है, इसीलिए इसे मंगोलियाई जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। अगर आप लोग डाउन सिंड्रोम पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? तो पहले सक्रिय देखिए, जब व्यक्ति के शरीर की खुद की कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जैसे चेचक के टीके में हुआ था, चेचक की बीमारी में। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? तो जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी बाहर से दिए जाते हैं तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। टीके लगाए जाते हैं, जैसे टेटनस का टीका है, अन्य टीके हैं, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इस पर फुल अंतर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है आईवीएफ क्या है? तो आईवीएफ क्या होता है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है।
जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता है उनके पति से शुक्राणु लेकर निषेचन करवाते हैं बाहर संवर्धन माध्यम में, और फिर 32 कोष की अवस्था जब हो जाती है तो माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इसे IVF कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 5 का है, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो देखिए जो जंतु होते हैं, जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होती है। जो जंतु हैं, जंतुओं में आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, लिंग से संबंधित होती है, और उसके जो जीन्स होते हैं लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उसे ही लिंग सहलग्न गुण कहा जाता है। जैसे वर्णांधता है, हीमोफीलिया है। इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देखिए और एक बार देखेंगे बस तुरंत समझ में आ जाएगा कि लिंग सहलग्न गुण क्या हैं, और वर्णांधता हीमोफीलिया भी आप सबको पढ़ा भी देंगे, इतना सरल तरीके से बताया गया है। फिर अगला है, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए वाटसन और क्रिक का जो द्विकुंडलित मॉडल था इसको मैंने पढ़ाया था और चित्र भी बनाना बताया था। इसमें इस तरह से बनाना था, और जो C है ये ट्रिपल बांड G से जुड़ेगा, जो A है ये डबल बांड T से जुड़ेगा। यानी साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बांड के द्वारा जुड़ता है, एडेनिन थायमिन से डबल बांड के द्वारा जुड़ता है, और जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो सभी इसमें बताई गई हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए कि कैसे बनाना है। फिर अगला है, वायु परागण की विधियों का उल्लेख कीजिए। वायु परागण की विधियों का उल्लेख करना है। तो देखिए वायु परागण वास्तव में होता क्या है? तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है। कोई भी पुष्प है अगर उसमें हवा से परागण हो रहा है, परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिका तक जा रहे हैं, तो उसे ही वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। जैसे मक्का था तो यहाँ मान लीजिए कि भुट्टा लगा हुआ है, ये इसकी पत्तियां हैं, और ऊपर क्या होते हैं मक्का में, जो ऊपर होते हैं ये नर पुष्प होते हैं, और जो भुट्टा होता है उसमें जो निकले रहते हैं वो वर्तिकाग्र या मादा पुष्प होता है। अब जब हवा चलती है तो हवा चलने से एक पुष्प के जो नर पुष्प के परागकण है वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण हो जाता है। तो इस तरह से इसकी विधि हो जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वायु परागण को अच्छी तरह से देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का परागण देखने के लिए हमारे चैनल से देख लीजिए। फिर अगला है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। तो 2 स्थायी विधियां हैं। 2 कौन कौन सी? एक तो नसबंदी और दूसरा नलबंदी। नसबंदी पुरुषों में होती है जिसे वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। नलबंदी स्त्रियों में होती है जिसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। नसबंदी में क्या करते हैं कि पुरुषों की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, और नलबंदी में क्या करते हैं कि स्त्रियों की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है, उसको काटकर बांध दिया जाता है। इस तरह से परिवार का नियोजन किया जाता है। तो ये स्थायी विधियां हो जाएंगी। इस पर फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी है? तो देखिए एक तो प्रजाति है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और बेनिंग टर्टेन, इससे जो होता है वो 48 घंटे तक लगभग बुखार रहता है। और दूसरी जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जाति है इसकी, इसमें 24 से 48 घंटे तक बुखार रहता है। और प्लाज्मोडियम की जो तीसरी जाति है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसमें लगभग 48 घंटे तक माइल्ड टर्टन बुखार रहता है। और चौथी जो जाति है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसमें लगभग 72 घंटे तक बुखार रहता है। तो ये प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां हो जाएंगी, वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, ओवेल और मलेरियाई। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसकी खोज एलेक जेफरी ने की थी। और कब की थी? तो सन 1985 में एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। और आपको बता दें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, डीएनए टाइपिंग।
और इसमें करते क्या हैं, तो अलग अलग मनुष्यों के रिपीटेटिव सीक्वेंस को पहचाना जाता है, या रिपीटेटिव डीएनए के विशेष क्षेत्रों में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड के विन्यास में अंतर की तुलना की जाती है और इस तरह से अपराधियों को पहचाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर अगर पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए, तो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहा गया है और इसको हिंदी में कहते हैं कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। चाहे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहिए, चाहे बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहिए। इसमें वास्तव में होता क्या है, तो इसमें जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीवन के साथ ही कुछ पौधों को संरक्षण दिया जाता है, यानी जो वन में रहने वाले जीव हैं उनके साथ ही पौधों को भी संरक्षित किया जाता है और इसमें इस तरह से संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए, जैसे ये मैंने बनाए 3, इसको थोड़ा सा अलग तरीके का कर दीजिए, तो इसको 3 भागों में इसके क्षेत्र बांटे गए हैं। एक मैनिपुलेशन क्षेत्र हो जाएगा और ये वाला जो क्षेत्र है इसे बफर क्षेत्र भी कहते हैं और ये जो अंतिम क्षेत्र होता है बीच वाला, इसे क्रोड क्षेत्र कहा जाता है। पहला मैनिपुलेशन क्षेत्र, बीच वाला ये जो भाग है इसे बफर क्षेत्र और ये क्रोड क्षेत्र होता है। तो इस तरह से अलग अलग भागों में बांट करके यहाँ पर पौधों और जंतु को संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अपरा और बंधता। देखिए, अपरा क्या है, गर्भाशय तथा भ्रूण के जो अंकुर होते हैं, अंकुर कहो चाहे विलाई कहो, ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़कर एक दीवार जैसा जोड़ बनाते हैं जिसे अपरा कहा जाता है। जैसे ये स्त्री का गर्भाशय है और इसमें जो भ्रूण के ये अंकुर है ये आकर के गर्भाशय में धंस जाते हैं, तो ये जो भाग है इसे ही क्या कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। अपरा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। वास्तव में जो अपरा होती है ये बच्चे को ऑक्सीजन देती है और पोषण देती है और जो बच्चे के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकलाती है, और कैसे, तो नाभ नाल के माध्यम से मां से जुड़ी रहती है। अब जो बंध्यता है इसको देखते हैं, तो बंध्यता को बांझपन भी कहा जाता है, बंध्यता को बांझपन भी कहते हैं। और आपको बता दें कि अनेक दंपति ऐसे हैं जो अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं, उसे ही बांझपन कहा जाता है या उसे ही बंध्यता कहा जाता है। देखिए, आप लोग अगर बंध्यता या बांझपन पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वो वीडियो देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, जैव विविधता का फुल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के देखिए। फिर अगला है अप्रभाविता का नियम, मानव जीनोम परियोजना, इन दोनों पर टिप्पणी हमारे चैनल में पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। फिर अगला है, मेंडल कौन थे, तो अनुवांशिकी के जनक थे। इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और पृथक्करण का नियम बताना है, तो पृथक्करण के नियम में मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था, संकर लंबे पौधे हुए थे और इसके बीच में फिर स्वपरागण कराया था। और स्वपरागण कराने से इन्हें यहाँ पर शुद्ध लंबे, यहाँ पर संकर लंबे और फिर शुद्ध बौने पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए थे। यही पृथक्करण का नियम है। फिर अगला है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। अगला क्या है, इसमें अथवा लगा है। आनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो जनक कौन थे, तो मेंडल थे। आनुवांशिकी के किसी एक नियम की व्याख्या करनी है तो कोई भी एक नियम, आप पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम या फिर स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। अगर आप लोग इन तीनों नियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप समझ सकते हैं। फिर अगला है, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, आएगा परीक्षा में जरूर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने के लिए अब हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से जाकर के देख लीजिए, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा।
फिर इसी की जगह पर पारजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए, ये कैसे विकसित किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ये बहुत बार पूछा गया है और हर साल आ जाता है लगभग में। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर हमारे चैनल से वीडियो देखेंगे। तो आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।